गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर वे में लिखें और एक भी दिन स्किप मत करें। डेली डिक्टेशन लिखें। डेली डिक्टेशन लिखने से आपकी स्पीड जो इंक्रीज होगी और साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसलिए डिक्टेशन डेली लिखें। और भी कई तरह की डिक्टेशन लेने के लिए मुझे मेरे आप खबरी ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं डिक्टेशन अपलोड करती हूँ। तो और भी कई तरह के डिक्टेशन लिखने के लिए आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया में सरकार का यह राहत भरा फैसला है कि अब 18 से 44 आयु वर्ग के लोग बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी टीका लगवा सकेंगे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान देश भर में जो मंजर नजर आया उसमें यह सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है कि टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाई जाए। टीकाकरण में गति लाने की मंशा से ही सरकार ने गत 1 मई से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन की मंजूरी दी थी। हालांकि वैक्सीन की समुचित उपलब्धता के बिना सरकार की इस घोषणा पर सवाल भी खूब उठे हैं। पैराचेन। एक तो टीकों की सीमित उपलब्धता और दूसरा कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए स्लॉट लेकर ही टीका केंद्रों पर पहुंचने की बाध्यता ने दोहरी समस्या खड़ी कर रखी थी। बड़ी संख्या में टीका लगाने के इच्छुक 18 से 44 आयु वर्ग में आने वालों को निराशा ही हाथ लग रही थी। खास तौर से गांवों में लोग स्लॉट लेने की प्रक्रिया को ठीक से समझ ही नहीं पा रहे थे। साथ ही यह भी शिकायत थी कि स्लॉट बुक कराने के बाद भी टीका केंद्रों पर नहीं पहुंचने वालों के कारण वैक्सीन की डोज खराब भी हो रही थी। टीकाकरण को लेकर भले ही यह बड़ी राहत मिली है, लेकिन बड़ी समस्या टीकों की उपलब्धता की ही है। राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करानी होगी, तब जाकर कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान को गति मिल सकेगी। टीकों की उपलब्धता के साथ यह ध्यान भी रखना होगा कि टीका केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ न हो। ऐसा हुआ तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा ही। जरूरी हो तो चिकित्सा केंद्रों के साथ साथ लोगों के घर के पास ही शिक्षण संस्थाओं के खाली पड़े परिसर अथवा सामुदायिक केंद्रों में टीकाकरण केंद्र बनाए जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो पिछले दिनों विकलांगों और बुजुर्गों को उनके घर पर ही टीका लगाने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसमें व्यवहारिक समस्याएं बताई गई थी। सरकार ने अब सरकारी व निजी संस्थानों के कार्यालयों तक में टीका लगाने की अनुमति दी है, तो घर घर टीकाकरण का यह काम समुचित एहतियात बरतकर किया ही जा सकता है। कुल मिलाकर ऐसा इंतजाम तो करना ही होगा।
जिसमें टीकाकरण केंद्रों पर जमा होने वाली भीड़ को रोका जा सके। पैराचिन बड़ा सवाल जागरूकता कार्यक्रम चलाने का भी है, खास तौर से ग्रामीण इलाकों में लोगों को यह समझाने की ज़रूरत है कि यदि वे वैक्सीन से दूर रहेंगे तो कोरोना का खतरा ज़्यादा रहने वाला है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। अचानक यह खबर आना राहत की बात है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक नहीं होगी। दरअसल जब से इस बारे में चेतावनियां आने लगी, तब से ही राज्यों से लेकर अभिभावकों तक की नींद उड़ी हुई है। ऐसा होना लाजिमी भी है। बच्चों के साथ स्थितियां गंभीर रूप धारण करते देर भी नहीं लगती। दूसरी लहर का कहर तो हम भुगत ही रहे हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हालात इतने बदतर हो जाएंगे। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा का मामला और गंभीर हो जाता है। पर अब नए तथ्य सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस आशंका को बेबुनियाद बताया है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए ज़्यादा घातक होगी। कारण यह कि इस बारे में कोई ठोस वैज्ञानिक संकेत नहीं मिले, जबकि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे खतरनाक होगी। यहाँ तक कहा गया था कि इसमें करीब 50% मरीज बच्चे हो सकते हैं। ऐसी ही चेतावनियां देश विदेश के महामारी विशेषज्ञ भी देते रहे। इन चेतावनियों के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को सतर्क करते हुए एहतियाती कदम उठाने को भी कहा था। इसलिए ज़्यादातर राज्यों ने इस खतरे से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ राज्यों ने बाल कोविड केंद्र और विशेष कार्य बल आदि का बना लिए हैं। पैराचिन महामारी के पूरे परिदृश्य को देखें तो विषाणु के नए रूप ज्यादा जानलेवा साबित हो रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसी जटिल स्थिति बन गई कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा। वैज्ञानिक और चिकित्सक खुद हैरान हैं। कभी लग रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक होगी, कभी लग रहा है नहीं होगी। हालांकि ऐसा खतरा नहीं मानने का आधार पहली और दूसरी लहर के आंकड़े ही हैं। अभी तक बच्चों के संक्रमण के जो मामले आए भी वे गंभीर नहीं थे, जबकि पिछले 1 महीने में बच्चों के संक्रमण के मामले कुछ तो बढ़े हैं। इनमें शिशुओं से लेकर किशोर वय तक के बच्चे हैं। एक और तर्क दिया जा रहा है वह यह कि विषाणु जिस रिसेप्टर के जरिए कोशिका से जुड़ता है वह बच्चों में कम होता है।
इसलिए बच्चों को ज़्यादा खतरा नहीं होगा। वैसे यह विस्तृत अध्ययन और शोध के विषय हैं। इनमें लंबा वक्त लगता है। जब तक देश के हर जिले, तहसील और गांव तक से पूरे और सही आंकड़े नहीं मिलते, तब तक कोई विश्वसनीय निष्कर्ष निकाल पाना संभव नहीं है। ताराचिन्ह। दरअसल महामारी के विस्फोट ने सबको हिला डाला है। बस जैसे तैसे मरीजों की जान बच जाए, यही कोशिश दिखती है। तीसरी लहर का कहर कब और कैसा होगा, कोई नहीं जानता। विषाणु के स्वरूप से लेकर महामारी के इलाज तक पर चिकित्सक और वैज्ञानिक उलझन में हैं। प्रधानमंत्री ने विषाणु को बहरूपिया और धूर्त की संज्ञा दी है। पता नहीं किस रूप में कब कहाँ हमला कर दे। ऐसी असमंजस की सूरत में रास्ता यही है कि कई मोर्चों पर तैयारी रखी जाए। लिहाजा हमें यह मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि तीसरी लहर बच्चों के लिए कम घातक होगी, बल्कि यह मानते हुए कि अगली लहर और जानलेवा हो सकती है, राज्यों को युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियां जारी रखनी चाहिए। स्टॉप।